ये जब मुझे आईएसआई ने उठाया ना, तो मुझे उन्होंने बहुत टॉर्चर किया। फैज हमीद के बारे में कुछ चीज पूछ रहे थे, के अंदर आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं। सिर्फ एक दफा इसने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया मेरे से, फैज हमीद ने। अली अशफाक साहब ने भी ये कंफर्म किया था कि फैज हमीद पे अभी तक 9 मई का कोई मुकदमा नहीं चला। फैज हमीद को 9 मई में किसी ने भी अभी तक गिल्टी नहीं किया। और फैज हमीद ने किसी सूरत भी अभी तक किसी भी केस में, 9 मई तो बहुत दूर की बात है, किसी भी केस में इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की गवाही देने का, गवाह बनने का कोई हामी नहीं भरी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जितने भी खबरें दे रहे हैं टाउट्स, ये सारा झूठ बोल रहे हैं। लेकिन इनका सौदा भी पुराना हो गया। ये ना पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते रहे बड़े लंबे अरसे तक, या ये बाकी जो इनकलाबी है सो कॉल्ड इनका। आपको याद होगा ये सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिख दिया था ब्रसल्स में, जी। जो आसिम मुनीर की वो मुलाकातें हुई थी लोगों के साथ, और उसमें तो उसके बाद इदारे ने बकायदा कह दिया था मनगढ़ंत स्टोरी अपने जाती मफादात के लिए। उसका ये बंदा आज तक जवाब नहीं दे सका कि अगर पाकिस्तान के लिए इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के साथ बैठ जाएं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आसिम मुनीर साहब अपनी टीम लेकर बैठ जाएं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब बैठ जाएं, और अगर ये किसी नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तानियों का मैंडेट कैसे वापस करना है, इंसानी हकूक कैसे बहाल होने हैं, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आना है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। 8 फरवरी ठीक। पीटीआई का नहीं, पूरी अपोजिशन का इम्तिहान है। अगर ये 8 फरवरी में अवाम को निकालने में कामयाब हो गए और एक इन्होंने पहिया जाम हड़ताल को कामयाब कर दिया पूरे पाकिस्तान में, और ये उस तासुर को बनाने में भी कामयाब हो गए कि हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं, तो फिर पत्ता इमरान खान के हाथ में आ जाए। वेलकम जी, सियासत डॉट पीके से मैं हूं कार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। इमरान रियाज साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इट्स प्लेयर टू होस्ट यू। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, और आपके सुनने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम सलाम। सर आज एक बहुत सी खबरें हैं जो आपसे डिस्कस करेंगे, मगर सबसे पहले हमने अचानक से देखा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली खान साहब सामने आते हैं। खान साहब के हवाले से वो किस्से कहानियां बयान करते हैं, जेल में उन्हें आवाजें आती रही। ये चले उसके ऊपर आपका ब्लॉग भी देखा, बाकी भी चीजें हमने देख ली। ये भी साबित हो गया कि वो जो बातें कर रहे हैं उनमें सच बहुत कम है। मगर ये क्यों कहा गया, क्यों समझ नहीं आ रही सर, ये समझाएंगे थोड़ा सा, ये वजह क्या थी इसके पीछे? देखें, जो वजह है वो तो इंजीनियर साहब ही बता सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अब वो ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्हें कंट्रोवर्सीज में वो पहले भी काफी फंस गए थे, अभी फिर उन्हें कंट्रोवर्सीज के अंदर वो अपने आप को ले जा रहे हैं। उन्हें इनसे गुरेज करना चाहिए था। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आवाज उठाई, पाकिस्तान के सोशल मीडिया ने आवाज उठाई। वो सारा सोशल मीडिया जो इंजीनियर साहब के खिलाफ था, या वो सारा सोशल मीडिया जो इंजीनियर साहब पे तनकीद करता था, वो सारा सोशल मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ। अब मैं खुद उनका नाकिद रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद जो इंजीनियर साहब के साथ हुआ, इस मामले में मैं भी उनके साथ खड़ा हुआ कि नहीं, ज्यादती है, उन्हें छोड़ना चाहिए। और ऐसा कुछ उन्होंने नहीं किया जिसकी पादाश में आप इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा मुकदमा उनके ऊपर कर दें। तो इंजीनियर साहब ने बहुत सारे लोगों का शुक्रिया भी अदा किया इस वजह से, जिनके साथ उनके इख्तलाफात थे। हम ये उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि वो खुद कैद अब काट के आ चुके हैं, तो अब वो किसी की कैद को इस तरह से डिस्कस नहीं करेंगे या कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे जो माजी में वो करते रहे हैं। और जिन लोगों ने उनको सपोर्ट किया वो उनके दिल को नहीं दुखाएंगे। लेकिन फिर से उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में इंफॉर्मेशन देना शुरू की। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इंजीनियर साहब जो जेल में रहे हैं, वो ज्यादातर उनके दिमाग में इमरान खान ही रहे, या वो इमरान खान की मुखबरी करने के लिए या कोई इमरान खान साहब के हवाले से रिपोर्टिंग करने के लिए जेल गए थे। जो उनके बयानात हैं उनसे यही लगता है। दो ही चीजें हैं जिन पे वो ज्यादा बात कर रहे हैं जेल के बारे में। एक तो वो ये कहते हैं कि 295C के मामलात हैं और उसके अंदर लोगों को नाजायज फंसाया जाता है, इस पे वो आवाज उठा रहे हैं। दूसरा, वो इमरान खान साहब के हवाले से ज्यादातर बात कर रहे हैं, और अगर वो कम भी बात करते हैं तो क्योंकि इमरान खान टॉक ऑफ द टाउन है, इमरान खान के हवाले से वो छोटी बात भी करेंगे तो वो पाकिस्तान में ज्यादा मकबूल हो जाएगी। फिर इस वक्त एक कैदी के हवाले से ये कहना कि वो वहां देसी घी के पराठे खा रहा है, जी वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका है। आप देखें ना, आप दीवार के पीछे से आप किसी की बॉडी लैंग्वेज तो नहीं देख सकते, आप बात सुन सकते हैं। पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, बल्कि वो सिर्फ क्रिकेट पे बात करते थे। लेकिन अब उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि नहीं, वो और भी बहुत सारी बातें करते थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर तो ये देखें ना, दो ही पॉसिबिलिटीज है ना, या तो इंजीनियर साहब ये खुद कर रहे हैं, या उनको कोई मजबूर कर रहा है ये करने के लिए। एग्जैक्टली।
तो अगर तो कोई मजबूर कर रहा है तो फिर आने वाले दिनों में इंजीनियर साहब ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब क्या क्या बातें करते थे और क्या क्या बातें उन्होंने सुनी। तो मुझे ना इस पे यानी मैं आई एम नॉट श्योर कि वो जो बात कर रहे हैं उसमें हकीकत है, क्योंकि बहुत सारे जो सोर्सेज हैं जेल में, और वो सहाफियों ने बाकायदा क्लेम किया है। मैंने खुद भी ये जानने की कोशिश की, तो मुझे भी जो मेरा सोर्स है उसने ये कहा कि ये चीजें सारी हकीकत से करीब नहीं है, बल्कि कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की और इमरान खान साहब की बैरक बिल्कुल साथ साथ नहीं थी। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया। देखिए मैं जब जेल में था ना, तो मेरे साथ वाली जो बैरकें थी उनमें बंद थे मियां महमूद रशीद साहब। तो मुझे जिस दिन पता चला ना, मैंने रोला डाल दिया था। मैं ऊंची ऊंची बोलता था महमूद रशीद साहब, मैं ऊंची ऊंची पूछता था। मैंने उनकी तबीयत पूछी, मुझे पता चला वो बीमार है। वो मैं ऊंची ऊंची बोलता था, तो वो मुझे मना भी किया उन्होंने, लोगों ने, कि आप, मैंने कहा यार क्या फर्क पड़ता है, मैं यहाँ अकेला हूँ, कोई मेरे से बात करने वाला भी नहीं है। तो मैं इंजीनियर साहब से, सॉरी, वो मियां महमूद रशीद साहब से मैं ऊंची आवाज में बात करने की कोशिश करता था। मैंने उनसे अखबार मंगवा लेता था कि अखबार पढ़ लिया तो इधर भेज दो। मैं उनसे कोई खाने वाली चीज है आपके पास तो मुझे भेज दें, तो वो भेज देते थे। मियां महमूद रशीद साहब, कुछ अच्छा पका हुआ था तो भेज दे। एक आध दफा मेरे घर से खाना आया तो मैंने भी खाना वहां भिजवा दिया था। तो इतना तो आप यानी कर लेते हैं, लेकिन बहुत चिल्ला के बोलना पड़ता है, बहुत ऊंचा आपको बोलना पड़ता है, तब आवाज जाती है। और देखें उन्होंने एक और बात की इंजीनियर साहब ने, कि 4 तारीख जो नवंबर की थी उसके बाद फिर उन्हें इमरान खान की आवाज नहीं आई। एग्जैक्टली। तो असल जो लड़ाई है वो तो 4 तारीख के बाद हुई है। इमरान खान साहब की कैद तन्हाई, उनका गुस्सा, और बकौल इंजीनियर साहब के कि इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेशन में थे और वो बहुत ऊंची बोल रहे थे, और ये ट्वीट्स वाले दिन चल रहे थे। तो ये तो देखे ना, एक ट्वीट 2 दिसंबर की है और दिसंबर की है। तो इंजीनियर साहब ने अगर ये बातें सुनी है या इन बातों के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन है, खास तौर पे दिसंबर 2 वाली ट्वीट है ना, मेन ट्वीट, तो उसके बाद तो इंजीनियर साहब शायद छूट के बाहर आ गए थे। ट्वीट स्ट्रेट सुना होगा। एक तरफ वो ये कहते हैं कि 4 नवंबर के बाद इमरान खान साहब की आवाज ही नहीं आई, और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि 2 दिसंबर के आसपास के दिनों में वो बहुत गुस्से में, फ्रस्ट्रेशन में थे और बहुत ऊंची बोल रहे थे। तो ये अलग अलग किस्म के स्टेटमेंट है, अलग अलग बातें हैं। फिर उनका ये दावा करना कि जेलर मुलाकातें रुकवाता है, ये बड़ा मजायका खेज है, ये उन्हें नहीं कहना चाहिए था। ये दावा मुस्लिम लीग नून का दावा है। और ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब भी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये तय करती है कि जेल में इमरान खान साहब की मुलाकात होगी या नहीं होगी, और होगी तो किससे होगी। ठीक है। वरना अदालती ऑर्डर के सामने तो एक सुप्रिंटेंडेंट जेल जो है वो 1 घंटा भी खड़ा नहीं हो सकता, 1 मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता। देखे ना, इमरान खान की फैमिली को रोका जाता है बाहर सड़कों के ऊपर, तो वो जेल का अमला तो नहीं रोकता। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल का जो ताकत है या उसका इख्तियार है वो तो जेल के अमले तक है। ठीक है। बाहर जो लोग रोक, पुलिस के एहलकार है, पुलिस के लोग हैं, चाहे वो एसपी है चाहे उसके नीचे का मातहत अमला है, वो तो पुलिस वाले हैं। और वो पंजाब पुलिस के कंट्रोल में या एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में। तो ये जेल के बाहर जो रोकने का सिलसिला है ये तो अब जेलर के बस से या उसकी ताकत से बाहर है मामला। तो जेलर ये डिसाइड नहीं कर सकता कि इमरान खान जैसे लेवल के आदमी को मुलाकातें करवानी है या नहीं करवानी, उसकी ये औकात नहीं होती। ये एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। ये नहीं कहना चाहिए था, ये बात करनी नहीं चाहिए थी। इंजीनियर साहब ने अपने मौकिफ को खुद ही मुतनाज़ और कमजोर बुला लिया। और मैं आपको बताता हूँ, इंजीनियर साहब जितना बोलते जाएंगे ना, उतना मेरे ख्याल में फंसते जाएंगे। इंजीनियर साहब को एहतियात करनी चाहिए। देखें मुश्किल वक्त इंसान पे बार बार आते हैं, जिंदगी जो है वो मुश्किलात का नाम है। तो आपको अपने तर्ज अमल को ऐसे रखना चाहिए कि जब आप मुश्किल में हों तो लोग आपके साथ खड़े हों, ना कि आप अपने आप को बिला वजह और जानबूझकर तनहा करें एक ऐसे मामले में जहां पे कोई दीन की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है। या तो कोई ऐसा मामला हो ना कि मैं अपने दीन की सरबुलंदी के लिए खड़ा हूं, मैं सर कटवा लूंगा, अकेला भी रह जाऊंगा। तो ये कोई ऐसा मामला भी नहीं है। इंजीनियर साहब ज्यादातर लोगों को बिला वजह अपने खिलाफ कर रहे हैं, माजी में भी उन्होंने ये किया और अब भी वो ये कर रहे हैं। और वो ये कहेंगे जनाब कि मैंने हक और सच की बात की, मैंने जो सुना मैंने वो कह दिया। तो जरूरी नहीं है कि दीवार के पीछे से आपको जो सुनाई दे वही दुरुस्त हो। तो इंजीनियर साहब को होशियार रहना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने कुछ और इशारे भी किए, मैं वो करना नहीं चाहता, लेकिन उनके मुश्किल वक्त में उनके बदतरीन मुखालिफिन ने उनके साथ ज्यादती नहीं की, बल्कि उनके साथ होने वाली ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाई। तो आज इमरान खान पे मुश्किल वक्त है, तो इंजीनियर साहब को इस बात का पास रखना चाहिए कि ये इमरान खान साहब की तरबियत है अपने सोशल मीडिया के लोगों को, कि वो
अब मुश्किल वक्त में और बुरे वक्त में इंजीनियर साहब के साथ खड़े। ठीक है। सर आपने कहा कि मुफ्त में वो अपने खिलाफ लोगों को कर रहे हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं समझने की कोशिश करूँ तो मुझे ये लग रहा है कि ये बगैर किसी वजह के तो नहीं हो रहा ना। कोई कोई मोटिव तो है। जिस तरह अगर हम देखें खान साहब पे केसेस बने, सजाएं हुई, इल्जामात लगे, फर्क कुछ नहीं पड़ा। बेहुदा तरीन केसेस भी बने, फर्क कुछ नहीं पड़ा। लोगों को फर्क नहीं पड़ा, जो वोटर थे उन्हें फर्क नहीं पड़ा। ये जो इंजीनियर साहब जो कर रहे हैं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? चले ठीक है, उन्होंने जो किया वो किया, कंट्रोवर्सी खुल गई। फर्क क्या पड़ेगा खान साहब की शख्सियत पे, वोटर्स की, अवाम की राय के ऊपर? क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन दो तीन चीजें होती हैं जब भी कभी इस किस्म का कोई एक नया कट्टा खुलता है ना, तो उसमें एक तो ये होता है कि इमरान खान को साबित करो कि वो एक कमजोर आदमी है, यानी उसको लेकर आओ बाकी लीडर्स के लेवल के ऊपर। ठीक है। यानी आपने कई दफा सुना होगा जी, जेल तो नवाज शरीफ ने काटी है, लोग ये कहते हैं ना। आप बतौर सहाफी और मैं बतौर सहाफी जानते हैं कि नवाज शरीफ ने कितनी की जेल काटी है ठीक। और किस तरह की जेल काटी है, किस तरह की सहूलियात नवाज शरीफ, वो सोच भी नहीं सकते। इमरान खान के पास किताब के अलावा और कोई सहारा नहीं है, जबकि नवाज शरीफ साहब के पास किताब पढ़ने का वक्त नहीं था जेल में। ये हालात थे। किसी एक किताब का नाम बताएं मियां साहब ने जो मुकम्मल की हो जेल में। वो पढ़ नहीं सकते थे। वजह यह है कि उनकी मुलाकातें ही बहुत ज्यादा होती थी रोजाना की बुनियाद के ऊपर। तो एक तो ये साबित करना कि नवाज शरीफ और जरदारी की तरह का आदमी है इमरान खान, और आप उसको कोई एक्स्ट्रा लीडरशिप क्वालिटी वाला आदमी आप ना समझें। हालांकि कौम इमरान खान को अब किसी और लेवल पे रैंक करती है, कौम उन्हें कहीं और रेट करती है। तो एक तो इसके अंदर ये होता है कि इमरान खान को कमजोर साबित करो और ये साबित करो कि नहीं बस कहानी खत्म है। दूसरा इसके अंदर जो एक चीज होती है वो तवज्जो हटाओ पॉलिसी होती है, कि लोगों की तवज्जो जो है वो असल मामला से हट जाए। यानी आजकल जो अब मामला है वो बड़ा तो एक ये है ना कि इसराइल में पाकिस्तान अपनी गजा में फौजें भेजता है या नहीं भेजता। जी। एक बड़ा मामला है जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरह एंगेज्ड है, और पाकिस्तान ने बाकायदा अर्जियां डाल रखी हैं। दूसरा जो बड़ा मामला है वो इस्तिस्ना का एक मामला है, जिसको तमाम उलमा इकराम गैर आइनी, गैर इस्लामी और साथ ही साथ इसको कुरान पाक के मुखालिफ करार दे चुके हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने खुद ये कहा कि इस्लाम के अंदर तो ऐसी कोई मिसाल नहीं है इस्तिस्ना की। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने ये जब बात की ना, तो उनकी टोन बहुत लो हो गई थी। इंजीनियर साहब की जिनकी टोन हमेशा बड़ी बुलंद होती है, बड़ा अग्रेसिवली बात करते हैं, इस्तिस्ना के बारे में बात करते हुए इनकी टोन मैंने देखा काफी डाउन थी। यानी उन्होंने ये बात, ऐसा लगता है जब वो कर रहे थे तो वो घबराहट का शिकार थे कि मैं खुलकर कैसे कहूं जो इस्तिस्ना लिया ये गैर इस्लामी है, ये गैर शरई है, ये कुरान पाक के खिलाफ है और इसकी गुंजाइश नहीं है। देखिए, अगर उन्हें ये पता चल गया कि एक चीज गैर इस्लामी गैर शरई हो गई है, तो बतौर आलम दीन उनको इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठानी चाहिए। ठीक है। देखिए ना, आईने पाकिस्तान में अब ये कहते हैं मैं पीका के खिलाफ बोलता था। पीका 2016 में जब नवाज शरीफ के टाइम पे आया ना, तब इंजीनियर साहब पीका के खिलाफ अगर बोलते थे तो वो लाइन चीजें सामने के। नवाज शरीफ के दौर में जब पीका आया था, इमरान खान के दौर में जब पीका आया, तो इंजीनियर जब पीका के ऊपर काम हो रहा था तो इंजीनियर साहब पीका के खिलाफ बोलते थे, ये मुझे पता है। ठीक। और रोजाना नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है उस पर पीका के खिलाफ। बहुत कम, लेकिन उन्होंने स्टेटमेंट दिया हुआ है पीका के खिलाफ, लेकिन इमरान खान के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में नहीं दिया था। ठीक। अब मामला यह है कि ये तो आप सेलेक्टिव आप आवाज उठाते हैं ना। पीका तो बहुत छोटी बात थी, ये तो इस्लामी कवानीन के खिलाफ एक आइन में तरमीम कर दी गई है। तो बतौर आलम दीन आपको खड़े होना चाहिए, जो आपका तरीक़ाकार है। आपके आप कहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ताकत के बलबूते के ऊपर एजेंसियों की ताकत इस्तेमाल करते हुए पार्लियामेंट को यरगमाल बना के अदालत से मखसूस नशिस्तें छीनकर इन्होंने ताकत के बलबूते पर इस्तिस्ना हासिल किया है, और ये इस्तिस्ना इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब जितने अच्छे तरीके से कौम को समझा सकते हैं और कोई नहीं समझा सकता। यानी मैं कह रहा हूं ना कि उनका बड़ा अच्छा तरीका है दलील देने का। वो बताएं ना दलीलों के साथ कि फलां आलम दीन ने ये किया था, फलां सहाबी ने ये किया था, फलां खुलफाए राशिदीन के अंदर ये बात पाई जाती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, कुरान पाक इसके बारे में ये कहता है। तो इस्तिस्ना के बारे में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को अदालतों को सामने रखे बगैर, यानी अदालतों को तो छोड़ देना, अदालतें तो कंट्रोल हो गई, बहुत बेड़े गर्क हो गया अदालतों का।
आईनी तरमीम ने जो कर दिया वो तो बी टीम बन गई एस्टेब्लिशमेंट की। तो आपने अदालतों को नहीं देखना, आपने रब के कानून को देखना। आपने देखना है कि रब का कानून क्या कहता है। आप आलम दीन है, आपको यह बताना चाहिए कि इस्तिस्ना कितनी गलत चीज है और कितने गलत तरीके से लाया गया, और ये गैर इस्लामी गैर शरई है। और इसके लिए आपको कुर्बानी देने के लिए तैयार होना चाहिए कि पाकिस्तान में एक गैर कानूनी, गैर शरई, गैर इस्लामी काम हुआ है। देखिए बाकी उलमा इकराम तो कंप्रोमाइज हो जाते हैं, इंजीनियर साहब के बकौल वो कंप्रोमाइज नहीं होते, तो उन्हें खुलकर आना चाहिए। इस्तिस्ना के खिलाफ बाकायदा आवाज बुलंद करनी चाहिए अपनी एकेडमी से, और पूरी दुनिया के अंदर इस पैगाम को लेकर जाना चाहिए कि ये गैर इस्लामी, गैर आईनी और गैर शरई काम हुआ है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, हम इसकी, जैसे वो माजी में बहुत सारी चीजों की करते हैं तो यहाँ पे उन्हें करनी चाहिए। लेकिन जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने बहुत लो टून के अंदर ना सिर्फ इसका जवाब दिया, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अदालत में चल रहा है मामला, सब जुडिस है, मैं इस पे अब क्या बात करूं, उन्होंने यूं करके कहा। तो बहुत सारे और मामला भी सब जुडिस हैं। इमरान खान साहब के मामला अदालत के अंदर, उन पे आप खुल के बात करते हैं, लाउडली बात करते हैं। बहुत सारी चीजें जो हैं वो अदालत के अंदर है, आप खुलकर उन पे माजी में बात करते रहे, तो इस पे भी आप करें फिर खुल। ठीक है, चलें, ये तो समझ आ गया कि इससे जो निकालना चाह रहे हैं वो भी नहीं निकल रहा, और वो जो आर्टिकल आया था 2 दिन पहले जो डिलीट करवा दिया गया, उसमें भी यही था कि आप जो सौदा बेच रहे हैं जनरेशन जी वो नहीं खरीद रही। फैज हमीद साहब का सर मामला जो है, बहुत कुछ इसके ऊपर चल रहा है, कहा जा रहा है कि कहीं फैज हमीद साहब खान के साथ खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे, कहीं लिखा गया है कि इवन कि आज सोहेल बड़ाई साहब ने आर्टिकल लिखा कहा है कि कोई यूट्यूबर है बर्तानिया में बैठकर, जहाँ की करेंसी पाउंड है कहते हैं, वहां पर डॉलर से वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और बड़ा ही लंबा चौड़ा आर्टिकल भी लिखा उन्होंने। फैज हमीद साहब से क्या निकलेगा सर, और किस मतलब, जैसे वो 9 मई एक इंश्योरेंस पॉलिसी थी, अब फैज हमीद इंश्योरेंस पॉलिसी है। छोटी सी बात पे फैज हमीद का जिक्र कर देते हैं कि फैज हमीद ये ले आएगा, फैज हमीद वो ले आएगा। क्या लाएगा फैज हमीद? फैज हमीद अंदर है और फैज हमीद का कोई पब्लिक स्टेटमेंट आ नहीं रहा, और ना उनकी फैमिली जो उनसे मिलती है वो कोई स्टेटमेंट जारी करती है फैज हमीद की जानिब से। फैज हमीद की जानिब से जो वाहिद एक क्लेम किया वो उनके वकील ने किया, और वो सारा बयानिया बलडोज कर दिया मियां अली अशफाक ने एक जुमला बोल के। और ये उन्होंने बाकायदा अंसार अब्बासी, क्योंकि मेरी बात हुई है ना, अंसार अब्बासी साहब ने इन्हें पैगाम भेजा था, मैसेज, कि फैज हमीद क्या गवाह बनने जा रहे हैं इमरान खान के खिलाफ, वादा माफ गवाह, ये उन्होंने सवाल वगैरह पूछे। तो अली अशफाक साहब ने कहा जी कतई ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बात मैंने भी अली अशफाक साहब से पूछी थी और कुछ और लोगों से भी पूछी थी। तो मेरे जो सोर्सेज हैं वो भी यही कह रहे थे, अली अशफाक साहब ने भी ये कंफर्म किया था कि फैज हमीद पे अभी तक 9 मई का कोई मुकदमा नहीं चला। फैज हमीद को 9 मई में किसी ने भी अभी तक गिल्टी नहीं किया। और फैज हमीद ने किसी सूरत भी अभी तक किसी भी केस में, 9 मई तो बहुत दूर की बात है, किसी भी केस में इमरान खान के खिलाफ किसी किस्म की गवाही देने का, गवाह बनने का कोई हामी नहीं भरी। ऐसी कोई बात नहीं है। ये जितने भी खबरें दे रहे हैं टाउट्स, ये सारा झूठ बोल रहे हैं, ये बयानिया झूठ पे मबनी है, इसके अंदर हकीकत कोई नहीं है, ये झूठ है। मैंने ये खबर दी थी आज से लगभग कोई 15 दिन पहले। फिर अंसार अब्बासी साहब ने ये खबर दी। अंसार अब्बासी साहब ने अली अशफाक साहब को कोर्ट किया, अली अशफाक साहब का लाइसेंस ही फारग हो गया। उसके बाद वो मामला कोर्ट में है, देखें उसका क्या बनता है। लेकिन ये बयानिया बलडोज हुआ है फैज हमीद वाला। ये बहुत सारे हमारे पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, वो रोजाना बयानिया बनाते रहे हैं कि फैज हमीद ने फर बोल दिया, फैज हमीद एक तोता है, फैज हमीद बता रहा है कि इमरान खान ने क्या किया, फलां ने क्या किया। हत्ता कि मैं हैरान हो गया कि लोगों ने मेरे साथ फैज हमीद को जोड़ दिया। मैं इस आदमी को अपनी पूरी जिंदगी में मिला ही नहीं। अभी ये सुहेल वड़ाइच की आप बात कर रहे हैं ना, सुहेल वड़ाइच का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें ना, तो अब ये पुराना जर्नलिस्ट है सुहेल वड़ाइच, इनकी तरह और भी बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं। और क्योंकि ये पुराने हैं तो इसलिए इनकी एक पहचान भी है, लेकिन इनका सौदा भी पुराना हो गया। ये ना पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाते रहे बड़े लंबे अरसे तक, और ये अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ था एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का। अगर आप रिकॉर्ड उठाए ना सुहेल वड़ाइच का, या ये बाकी जो इनकलाबी है सो कॉल्ड इनका, तो ज्यादातर जब भी कोई डिक्टेटर ताकत में होता था या कोई जर्नैल ताकत में होता था, तो ये उसके हक में रहे हमेशा। इन्होंने उसके कसीदे बयान किए हमेशा। जब भी कोई जर्नैल ताकत में रहा, जब भी कोई डिक्टेटर ताकत में रहा, तो इन पुरानी जोंकों ने जो सहाफत को चिपकी हुई है, इन्होंने हमेशा उसकी तारीफों के पुल बांधे, इन्होंने हमेशा उसकी मदा सराही की है। लेकिन जैसे ही कोई जर्नैल डाउन जाता था ना, फारिग होने लगता था, और इनको आइडिया हो जाता था कि अब ये जर्नैल जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो ये उसके खिलाफ हो जाते थे। फिर इन्होंने हर जाने वाले जर्नैल को, यानी जो रिटायर हो गया, उसको इन्होंने गालियां दी।
ठीक। यानी परवेज मुशर्रफ के खिलाफ ये लोग, ज्यादातर लोग खोल के तब बोले जब परवेज मुशर्रफ चला गया। जनरल बाजवा के खिलाफ ये लोग तब बोले जब जनरल बाजवा चला गया। आसिफ गफूर के खिलाफ ये तब बोले जब आसिफ गफूर चला गया। एक और था आसिम बाजवा, उसके खिलाफ ये तब बोले पापा जॉन्स वाले जब वो चला गया। जनरल बाजवा के खिलाफ इन्होंने तब बयानियां बनाना शुरू किया जब इन्हें पता चल गया कि आसिम मुनीर आ गया और जनरल बाजवा चला गया। इनको आइडिया दिखाता है जो भी, ये उसको भी फिर अपनी तरह का समझते हैं। तो ये जनरल आसिम मुनीर के कसीदे पढ़ने वाले, आप ये याद रख ले, आप मेरी बात को रिकॉर्ड कर लें कि जब आसिम मुनीर कमजोर होगा ना जिस वक्त, यही लोग आसिम मुनीर के खिलाफ भी बयानियां बना के इनकलाबी बनने की एक्टिंग करेंगे, ढोंग करेंगे। और जब भी कभी आसिम मुनीर रिटायरमेंट आसिम मुनीर की होगी, तो ये उसके बाद आसिम मुनीर के ऊपर कीचड़ उछालेंगे और ये कहेंगे देखो जी आसिम मुनीर ने ये किया था, वो किया था, मुझे ये पता था। तो इन इनकलाबियों की औकात इतनी है कि आपको याद होगा ये सुहेल वड़ाइच ने एक कॉलम लिख दिया था ब्रसल्स में, जी। जो आसिम मुनीर की वो मुलाकातें हुई थी लोगों के साथ, और उसमें तो उसके बाद इदारे ने बकायदा कह दिया था मानगढ़ंत स्टोरी अपने जाती मफादात के लिए। उसका ये बंदा आज तक जवाब नहीं दे सका। उस पाकिस्तान के जवाब वो हमेशा, मेरे बहुत सारे साथी हम जब पाकिस्तान के अंदर थे हम तब भी जवाब देते रहे, हर बात करते रहे। तो सुहेल बड़ाइच को अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह के खतरात का सामना नहीं रहा जिस तरह के खतरात का सामना हम लोगों ने किया है। और इसको लगना भी नहीं है कभी खतरा। पिछले दिनों ये बंदा एक बंदे के पास गया, ये सुहेल बड़ाइच साहब की बात बता रहा हूँ। जी। ये एक बंदे के पास गए, उस बंदे को जाके कहते हैं जी मेरा ख्याल करना जी तुसी, क्योंकि मेरा बुरा वक्त आ सकता है। तो उस बंदे ने आगे से कहा कि बड़ाइच साहब ਤੁਹਾਡਾ बुरा वक्त कभी नहीं आना। मैंने कहा क्यों? कहते सर हम आपको जानते हैं और आपके काम को भी जानते हैं, तो आपका बुरा वक्त कभी नहीं आना सुहेल बड़ाइच साहब, आप इजी हो जाए। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा ताकतवर की पूजा करते हैं, चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, और इन्होंने कभी मुजामत उसके खिलाफ नहीं की जो ताकत में हो। ये उसके कमजोर होने का इंतजार करते हैं। जब वो कमजोर हो जाता है ना तो ये मेला लूटने के लिए आ जाते हैं कि जनाब हम तो बड़े इनकलाबी हैं, हम तो पहले दिन से खड़े हैं। ये कभी भी पहले दिन से खड़े नहीं होते। इनका रिकॉर्ड निकाले ना इन्होंने, ये 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले सुहेल वड़ाइच का तजिया निकाल के सुने। ये तो पीटीआई को फर्क करके बैठे हुए थे। इनके तजिए आप निकाल के सुने सजाओं पे और फैसलों पे। बहुत सारी चीजें इन्होंने ऐसी बोली हुई हैं जो एक महीने के अंदर अंदर झूठी और गलत साबित हो गई। तो आज तक इन्होंने किसी चीज पे माफी मांगी नहीं। कौम खड़ी हो गई है, कौम को आइडिया हो गया कि ये इनकी क्या औकात है और इनकी क्या सूरत हाल है। ये अब लोगों को ताने देते हैं। यानी मेरी हद तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मुझे माजी में ये आ, उसने दो चार और टाउट्स हैं, उन्होंने भी ये बात की माजी में मेरे बारे में। अभी ये तो पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता। जिसके बारे में बात कर रहे हैं जब ये नाम लेंगे तो पता चलेगा उसका। लेकिन मैं इस आदमी को, फैज हमीद को, अपनी पूरी लाइफ में मिला ही नहीं। ठीक है। मैंने फैज हमीद से अपनी पूरी जिंदगी में मुलाकात ही नहीं की। मेरी उसके साथ कोई कभी मीटिंग ही नहीं है, कोई बातचीत ही नहीं है। ये जब मुझे आईएसआई ने उठाया ना तो मुझे उन्होंने बहुत टॉर्चर किया, फैज हमीद के बारे में कुछ चीज पूछ रहे थे। और मैंने कहा भाई आप लोग आईएसआई हैं यार, आपको इतना नहीं पता कि मैं उसको अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिला ही नहीं। और मेरी तो उससे कभी टेलीफोन पे बात नहीं हुई। उसका कोई बंदा कभी मेरे तक कोई पैगाम लेकर नहीं पहुंचा, या कभी मैंने उसको कोई पैगाम नहीं दिया। मैं तो इस बंदे को मिला ही नहीं। सिर्फ एक दफा इसने मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया मेरे से, फैज हमीद ने, जब ये कोर कमांडर पेशावर था। और वो भी एक बंदे के थ्रू किया, पता नहीं वो बंदा सच बोल रहा था झूठ बोल रहा था। और मैंने उसको इनकार कर दिया। मैंने कहा यार मैं भी नहीं आ रहा। मैं जानबूझ कर नहीं मिला, मुझे पता था ये अंदर आपस में जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत है इनकी लड़ाई में आने की। मैं अपना काम करूं। तो ये जो फैज हमीद वाला मामला है ना, ये बिला वजह कभी इमरान खान के खाते में डालते हैं, कभी इसके खाते में डालते हैं, कभी इसके खाते में डालते हैं। और फैज हमीद कोई किसी किस्म का सुल्तानी गवाह नहीं बन रहा, ये मुझे पता है। इन्होंने बड़ी कोशिश की है उसको भी काबू करने की। जो कमिश्नर था रावलपिंडी का, चट्ठा, उसका वजन बहुत कम हो गया है, वो बेचारा बहुत कमजोर है, बहुत बीमार भी है। उसकी फैमिली को भी इन्होंने बंद करके रखा है काफी लंबा अरसा। उनकी फैमिली के जो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो स्कूल नहीं जाने दिए एजेंसियों ने, और उसको उस घर के अंदर कैद कर दिया गया था वो किधर है रावलपिंडी के इस अंदर। वक्त? वो कमिश्नर और उनकी फैमिली किधर है? गिरफ्तार है, हाउस अरेस्ट है, कहाँ पर है? रावलपिंडी में ही है सर, रावलपिंडी में है। उनको हिरासत के अंदर रखा हुआ है। उनके ऊपर जमीन तंग की हुई है। उनकी फैमिली के कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर रहते थे, उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं है। उनका एक बेटा जिस दिन घर के अंदर दाखिल हो रहा था तो एक ऑफिसर ने उसके सीने पे हाथ रख कर कहा था, रोक कर, कि अगर आप इस दरवाजे से अंदर जाएंगे तो फिर आप लंबे अरसे तक बाहर नहीं आ सकेंगे। और वो बेटा अंदर चला गया और उसके बाद उसको बाहर आने में बहुत लंबा टाइम लगा। तो ये जनाब उनको बहुत काबू करके रखा हुआ है, वो कमिश्नर की फैमिली को।
मामला सिर्फ यही है कि वो उसने भी सरेंडर नहीं किया। ठीक है। और उनके ऊपर कोई, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, कोई लीगल तो कोई कार्रवाई नहीं है ना? क्या कार्रवाई कर सकते हैं लीगल? वो कमिश्नर था, किस मामले में उसको फंसाएंगे? ठीक है। ठीक है, हम थोड़ा सा ये मुज़ाकरात की खबरें चलती हैं और आजकल ज्यादा चल रही हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा 5 बड़े मिलकर बैठें और बातचीत करें। इससे पहले 4 नवंबर को खान साहब की जो स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम ये फॉर्म 47 वालों के साथ हम बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम इस्टेब्लिशमेंट जो कि उन्हें लाने वाली है, हम उनके साथ भी नहीं बैठेंगे। सारा इख्तियार जो था उन्होंने महमूद अचकजई और अल्लामा नासिर साहब को दिया था। उसके बाद आजकल फिर हो रही है, और खान साहब ने वहां एक कहा था कि जब भी मुज़ाकरात की बात होती है हमारे ऊपर सख्तियां मजीद कर दी जाती हैं। अब ये 8 फरवरी वाला जो एक तहरीक की बातें चल रही हैं, उस मूवमेंट की तैयारी हो रही है, और फिर मुज़ाकरात की बातें शुरू हो गई हैं। ये मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, और फिर कैसे होगा? क्योंकि सदीक जान साहब भी कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान कल तक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट था, कल तक गद्दार था, आज उसके साथ मुज़ाकरात की ऑफर्स हो रही हैं। ये क्यों हो रही हैं? देखिए, इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं कि अब इमरान खान साहब की सोच अपनी जगह पे, वो पॉलिटिकल लीडर है, वो उनका अपना डिसीजन है, वो मुज़ाकरात करते हैं नहीं करते। मेरी जो जाती राय है वो ये है कि अगर पाकिस्तान के लिए इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान के साथ बैठ जाएं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है। बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी एक स्टेक होल्डर के तौर पे इसमें बैठ जाए। राणा सनाउल्लाह ने नाम लिया, आसिम मुनीर का बिल्कुल बैठाना चाहिए, क्योंकि ताकत तो आसिम मुनीर के पास है। और ये लड़ाई भी इमरान खान और आसिम मुनीर की है। बाकी सारे तो बेचारे वो स्टेक होल्डर ही नहीं है, ना वो इलेक्शन जीते हैं, ना उनके पास अवामी मकबूलियत है। उनको आसिम मुनीर साहब ने बैठाया हुआ अपनी टीम के तौर पे। तो आसिम मुनीर साहब की टीम है ना इस वक्त, पीपल्स पार्टी, जरदारी, नवाज शरीफ, ये सारे। तो आसिम मुनीर साहब अपनी टीम लेकर बैठ जाएं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब बैठ जाएं। और अगर ये किसी नतीजे पे पहुंचे कि पाकिस्तानियों का मैंडेट कैसे वापस करना है, इंसानी हकूक कैसे बहाल होने हैं, और पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम कैसे आना है, तो ये बड़ी अच्छी बात। यानी मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब को चोरों के साथ बैठ के भी पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना पड़े ना, तो उनको बैठ जाना चाहिए। एक दफा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनकी आईनी हुदूद में वापस धकेल देना चाहिए, और उन्हें एक मौका देना चाहिए कि ठीक है, आप अपनी आईनी और कानूनी हुदूद के अंदर जाएं, हमें हमारा काम करने दें, आप अपना काम करें, ये घाटे का सौदा नहीं है। मैं पहले दिन से इसका हमायती हूं, लेकिन इमरान खान साहब इन पे यकीन नहीं कर रहे। ठीक है। मामला जो है ना, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए यानी सीबीएम्स करने पड़ेंगे ना। आपको ऐसे इकदाम करने पड़ेंगे जिनसे इमरान खान साहब को एतमाद मिले कि ये बदनीयत नहीं है। तो आप बताएं ना वकार साहब के कोई एक ऐसा कदम उठाया गया हो माजी करीब में या हाल ही में, जिससे इमरान खान साहब को ट्रस्ट उनका बिल्ट हो कि यार ठीक है, ये लोग वाकई मुज़ाकरात करने में संजीदा हैं और मसले खान का साहब हल की चाहते हैं। स्टेटमेंट वही है ना, 4 नवंबर वाली, अगेन वही स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जब भी मुज़ाकरात की बात शुरू हुई है सख्तियां बढ़ गई हैं, मुलाकातें बंद हो गई हैं, तकलीफें दी गई हैं, आइसोलेशन में। देखिए, ये कुछ करे ना, इमरान खान साहब की मुलाकातें शुरू करवाएं, उनको कम से कम अचकजई से मिलवा दें, उनको बैरिस्टर गौर से मिलवा दें। जो लोग चले एस्टेब्लिशमेंट को लगता है थोड़े नरम है, उनसे मिलवाएं। कोई थोड़ा सा हवा खोलें, थोड़ा सा माहौल खोलें। अभी सजाएं हो रही हैं, बंदे पकड़ दकड़ हो रही है, प्रोपेगेंडे चल रहे हैं। जब ये सारी चीजें होएंगी, यानी अडियाला वालों को भी सजाएं हो रही हैं, कोट लखपत वालों को भी सजाएं हो रही हैं। जब ये सारी चीजें मजमूई तौर पे चलेंगी, पर पाकिस्तान से बाहर जो सहाफ़ी और दीगर लोग मौजूद हैं, उनको 85-85 साल की सजा सुना दी है। जब ये चीजें होंगी तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा, कॉन्फिडेंस शेक होगा। ठीक है। नहीं, फिर मुज़ाकरात कौन करना चाह रहा है? हुकूमत करना चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट करना चाह रही है? एक कहीं से तो बात हो रही है ना। एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, देखिए, दूसरी मैं तरफ आपको ये ये कर। बताऊं कि जंग के बाद भी हल मुज़ाकरात ही होते हैं। हाँ, नहीं, ये मैं इस मैं बात में समझने की कन्विंस कोशिश हूं। कर रहा हूँ कि मुज़ाकरात की और ऑफर करने जितनी वाला जल्दी ग्रुप। मुज़ाकरात होंगे ना, जी। सर, जितनी जल्दी मुज़ाकरात होंगे पाकिस्तान का उतना फायदा होगा, मैं ये भी समझता हूं। लेकिन मेरी नज़र में हुकूमत की नेक नियति नहीं है। जो इकदाम हुकूमत कर रही है, वो मुज़ाकरात करने वाले इस तरह के इकदाम नहीं करते। सादा बात यह है, मुज़ाकरात होने चाहिए। हर मसले का हल एंड में टेबल के ऊपर ही होता है। जंग के बाद भी आपको टेबल पे बैठना पड़ता है। टेबल पे आप बैठते हैं, लॉजिक सामने आती है, आपको उसूलों के ऊपर मुज़ाकरात के फैसले होते हैं। तो कुछ ना कुछ असूल तो ऐसे होंगे ना कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। इमरान खान साहब का पॉलिटिकल कैपिटल इतना बड़ा है कि अगर वो अपने पॉलिटिकल कैपिटल का एक बड़ा हिस्सा भी छोड़ देना, तो उसके बावजूद इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल आदमी है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो वो इस पोजीशन में है, लेकिन बाकी लोग इस पोजीशन में नहीं है इस वक्त।
और वो कह रहे हैं अपने मुंह से मुज़ाकरात, लेकिन मुझे अमली तौर पे ग्राउंड पे कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही कि कोई सच्चे दिल से मुज़ाकरात करना भी चाहता है। नईम अशरफ भट्ट साहब में सर ARY के इन्वेस्टिगेशन सेल के हेड है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि सोहेल अफरीदी को ये जो नरमी मिली है, उनका लाहौर का दौरा था और फिर आगे पीछे जो मूवमेंट वो कर रहे हैं, ये सब कुछ प्लान का हिस्सा है, और वो तो अली मीन गंडापुर से 2 कदम आगे जाकर ताउन कर रहे हैं। नहीं, नरमी, आपने दौरा कवर किया है, आपके चैनल ने भी किया है, जी। आप लोगों ने ग्राउंड से कवर किया है। आपको अगर इसमें नरमियां नजर आ रही हैं तो अब यानी अब सख्ती यही हो सकती है कि सुहेल अफरीदी एक वजीर आला पंजाब में आए और उसको अरेस्ट कर दिया जाए। सख्ती तो फिर यही है ना। ठीक है। एक आईनी होता है, अब अरेस्ट तो नहीं किया जा सकता। मगर ये जो इल्जाम है, इसमें आपको लगता है कि ये सिर्फ एक एनालिसिस है या इसके पीछे कुछ और भी? देखें, भट्ट साहब की स्टोरी जो है वो बाद औक़ात सच साबित होती हैं, और बहुत अच्छी स्टोरीज उन्होंने दी हैं। मैं ना उनको डिनाई करना नहीं चाह रहा। बहुत मुमकिन है कि कोशिश की जा रही हो मुज़ाकरात की, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल जिस तरह बनना चाहिए वो दिखा। अप्रैल में ये हो रहा था, मैं आपको ठीक है। यकीन से कह देता हूं कि अप्रैल में ये हो रहा था। इंडिया ने जब तक ऑपरेशन सिंदूर का आगाज नहीं किया था तब तक ये हो रहा था। और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट में ये सोच मौजूद थी कि इस घड़े से अब निकले हम बाहर। लेकिन जो इंडिया और पाकिस्तान का मार्का हुआ, एक मुख्तसर एक लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद अब सिचुएशन बदल गई। मगर उस और लड़ाई में तो पाकिस्तान सर की पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट को ने, ये लगा कि अब उस हम। लड़ाई में तो सर पीटीआई ने और खान साहब ने तो साथ दिया, पाकिस्तानी फौज का भी साथ दिया, फोर्सेस का, और मतलब वो तो एक कलेक्शन थी, इकट्ठे तो होकर देखें, सब। वो उन्होंने, देखें इमरान खान ये कहते हैं और ये हम भी सारे कहते हैं कि फौज हमारी है। जी। अब इस लड़ाई में अगर आजाद होना है पाकिस्तान ने, तो फौज ने भी आजाद ही होना है ना। क्या आपको लगता है कि फौज ये चाहती है कि वो अपने लोगों को मारे, अपने लोगों के साथ लड़ाई करे, चंद लोगों के मफाद के लिए वो इस लेवल तक मामले को ले जाए? एक आम फौजी का इसमें क्या फायदा है? इसका नुकसान ही है ना। पाकिस्तान का नुकसान है तो फौज का भी नुकसान है। फौज भी पाकिस्तान के बाहर तो नहीं है। तो इमरान खान साहब ये कहते हैं ना, जब मुल्क मेरा फौज मेरी है, तो वो जब भी फौज कभी किसी दुश्मन से लड़ेगी पूरा मुल्क फौज के साथ खड़ा होगा। लेकिन जब भी कभी हथियार अपनी कौम की तरफ उठाए जाएंगे तो फिर कौम इकट्ठी हो जाएगी और वो हथियार उठाने वाले की मुखालफत करेगी। ये सादी बात है। ठीक है। और एक और सर आजकल खबर चल रही है कि अगेन सोहेल वड़ाई साहब ने भी इस पे कॉलम भी लिखा है कि जो अगला सेटअप आएगा, इंटरम सेटअप होगा, या जो भी वो पढ़े लिखे लोगों का होगा, PhD स्कॉलर्स होंगे उसमें, और उसके हवाले से 28वीं आईनी तरमीम भी की जाएगी, ताकि उसे कोई अख्तियारात मजीद दिए जाएं ताकि वो बड़े फैसले कर सके। ये क्या कुछ चल रहा है? सर, PhD एक बंदा है, उसने अभी एक कॉलम लिखा था, वो आर्टिकल डिलीट करवा दिया इन्होंने। जी। तो PhD एक इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये और PhD इकट्ठे करेंगे। देखें, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पाकिस्तान को आगे कैसे लेकर जाना है। आप मैट्रिक पास बंदे भी ले आएंगे ना, वो भी पाकिस्तान को चला लेंगे। लेकिन सिर्फ वो जाती मफाद में नहीं, कौमी मफाद में फैसले करें। मामला PhD का नहीं है, तालीमी काबिलियत का नहीं है, मामला सियासी इस्तेकाम का है जो पाकिस्तान में नहीं आ रहा। लेकिन दो तीन चीजें आप ठीक करें, पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल है ना वो चार हैं मेरी नजर में आज भी। पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा मसला जिसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करते, वो हमारा क्लाइमेट चेंज का मसला है। एग्जैक्टली। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज का है, बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान का। लेकिन जब स्टेबिलिटी आएगी तो ये भी होगा हल इंशाल्लाह। एक क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। दूसरा, पाकिस्तान में एक अजीब किस्म की जनूनियत है। आप किसी को भी कत्ल कर दें, उस पर तौहीन मजहब का इल्जाम लगा दें बाद में, तो ये जो एक जनूनियत है ना, जो अदम बर्दाश्त है, वो एक बड़ी खौफनाक चीज है। और ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से फैलाए हुए जो ग्रुप हैं जो उन्होंने बनाए, उनकी वजह से हो रही है। ये दो चीजें होगी। तीसरी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, वो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है। और ठीक। उसका रीजन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ होने वाली अभी ज्यादतियां हैं। अगर आप इनको खत्म कर दें तो इस्तेहकाम सियासी आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त तो वही जेर ताब है, उनके खिलाफ ही अदम इस्तेहकाम फैलाया जा रहा है। और जब तक आप उनके खिलाफ कार्रवाई बंद नहीं करेंगे, सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आएगा। चौथी जो सबसे खतरनाक चीज है पाकिस्तान में, वो दहशतगर्दी है। अब दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी और सियाहत रुकी हुई है।
ये चार चीजें अगर आप ठीक करें ना पाकिस्तान में, तो पोटेंशियल इतना ज्यादा है पाकिस्तान में, इतने ज्यादा पाकिस्तान में वसाइल हैं, इतने ज्यादा वसाइल हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान में सरमायाकारी कर सकती है। एक, आप सियासी इस्तेकाम लेकर आए, उसके लिए आप जुल्म और जबर फस्तागियत खत्म करेंगे, रूल ऑफ लॉ कायम करेंगे, आप ये अदलिया को और मीडिया को आजाद करेंगे, तो आपका ठीक हो जाएगा सब, इससे इस्तेकाम आ जाएगा। एक तो सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान के अंदर आप पैदा करें। नंबर दो, आप दहशतगर्दी के ऊपर काबू पाएं, उसका तरीकेकार भी है कि बैठ के मिलकर पॉलिटिकल डिफरेंसेस साइड पे रख के फिर आप कर सकते हैं। नंबर तीन, जो एक जनूनियत है, एक नफरत की फिजा पाकिस्तान में बनी, एक मार्शलिज्म है पाकिस्तान में, उसको खत्म किया जाए। और नंबर चार, पाकिस्तान के अंदर क्लाइमेट चेंज के ऊपर संजीदा इकदाम किए जाए। ये चार चीजें आप करेंगे, आप यकीन करें पाकिस्तान एक दहाई में इतना आगे निकल जाएगा, इतना आगे निकल जाएगा पाकिस्तान एक दहाई में, कुछ सोच भी नहीं सकता। पोटेंशियल बहुत है, नौजवानों की तादाद इतनी बड़ी है पाकिस्तान में, और हर नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद है। आप इन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग दें, जंगी बुनियादों के ऊपर आप स्किल्ड लेबर पैदा करें, पूरे गल्फ के अंदर, दुनिया के अंदर गुंजाइश है, अपने लोगों को भेजें वहां पे। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर सर्व करने के लिए चाहिए उन्हें पाकिस्तान में सिक्योर करें। आपको आईटी के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप ये वाला एक पूरा एरिया खोल सकते हैं। सियाहत का पाकिस्तान में इतना बड़ा पोटेंशियल है कि आप सोच नहीं सकते। अमन अमान कायम करके आप वो हासिल कर सकते हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में आप इजाफा कर सकते हैं। बहुत सारे एनर्जी के सोर्सेज हैं जिन पे पाकिस्तान काम नहीं कर रहा, पाकिस्तान उन पे काम कर सकता है। ये सारी चीजें आपके इस्तेहकाम के साथ, दहशतगर्दी के खात्मे के साथ, क्लाइमेट चेंज के मामलात को देखने के बाद, पाकिस्तान में जो एक पोलराइजेशन और एक मार्शलिज्म है उसको कंट्रोल करके आप कर सकते हैं। सर ये बड़ी अच्छी आपने जो बातें बताई हैं, और इसके साथ फिर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जहन में आती है कि जब ये सब चीजें हों तो आज आज एक डेवलपमेंट है वेनेजुएला की, जहां पर अमेरिका ने उनके सदर और उसकी अहलिया को भी डोनाल्ड ट्रंप के बकौल कानून नाफिज करने वाले अदारों की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। ये डेवलपमेंट इंटरनेशनल हुई और अमेरिका वहां पर घुसा। बड़ा ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला के पास, और ये इसके ऊपर क्या एनालिसिस है आपका? दुनिया में वेनेजुएला के पास मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा तेल है। ठीक है। सबसे ज्यादा तेल शायद वेनेजुएला के पास ही है। मैं एक डाटा देख रहा था, पता नहीं डाटा की हकीकत क्या है, लेकिन एक दफा फिर चेक कर लेते हैं। मेरे सामने ये है सिस्टम। मेरे ख्याल में तो ये 303 अरब बैरल तेल है वेनेजुएला के पास। तो इसको हम चेक भी कर लेते हैं। दूसरे नंबर पे सऊदी अरब ठीक है। आता है मेरे ख्याल हाँ, में। तो ये मैं तीसरे चेक पे कर ईरान लूँ। है, तीसरे पे ईरान है, पहले पे हाँ जी, वेनेजुएला। यही है जी। देखें, पहले नंबर पे दुनिया जी में जो है वो वेनेजुएला है। जी जी इसके 303 अरब बैरल इनका, मैं ठीक कह रहा था। जी जी। इनका जो है वो ऑयल है इनके पास। दूसरे नंबर पे 267 सऊदी अरेबिया है। तीसरे नंबर पे ईरान है। चौथे पे कनाडा है। पांचवें पे इराक है। छठे पे यूएई है। सातवें पे कुवैत है। आठवें पे रशिया है। नौवें पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और 10वें पे जो है वो लीबिया है। ये है जी ऑयल की तकसीम दुनिया में जो अब तक दरियाफ्त हुई है। ठीक है। यानी जिन मुल्कों में अब तक दरियाफ्त हुआ है उनमें ये अब तक है। अब पता नहीं किसी के पास से ज्यादा निकल आए तो निकल आए। लेकिन वेनेजुएला का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो उनके मादनी जखायर है, या उनकी जो ऑयल रिजर्व्स हैं। वो उनकी ताकत उनके पास उतनी थी नहीं। पेट्रोल उनके पास बहुत सारा था। तो वो आप देखें, सात आठ धमाके होते हैं उनके। और ये अमेरिकन की अमेरिका की क्या, दुनिया की तारीख का एक अनोखा ऑपरेशन है जो गुज़िश्ता रात हुआ है, दुनिया की तारीख का। आपको दूसरी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। जो अमेरिकन फोर्सेस ने किया है ना, आपको ऐसी मिसाल शायद ना मिले हालिया तारीख में। देखें, उन्होंने वेनेजुएला के जो कैपिटल है उसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। सात बड़े जोरदार धमाके हुए। उसके बाद उनकी फोर्सेस उतरती हैं और उनके सदर को और उनकी एहलिया को उठाकर वो गिरफ्तार करके ले जाते हैं। ये दिस इज समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। हमने ये विटनेस नहीं किया इस किस्म का कोई इवेंट माजी करीब। पनामा में एक दफा एक इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो और तरीके से हुआ था। वहां ग्राउंड फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी, लेकिन ये तो कमाल कर दिया, यानी ऐसा हमने कभी देखा भी नहीं। तो अब जो उनकी अपोजिशन लीडर है गालिबन वही इक्तदार में आ जाएंगी। जो खातून है वहां पे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पसंद भी करते हैं, और वो भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए नेक तमन्नाओं का, मारिया कोरिना उनका नाम है, वो पहले इजहार कर चुकी हैं नेक तमन्नाओं का डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और उनको अमन का नोबेल इनाम भी 2025 के लिए मिला था, अपोजिशन लीडर को। और उन्होंने वो डोनाल्ड ट्रंप के नाम किया था। ठीक।
ये बड़ी अजीब है। मगर लास्टली सर, अगर शॉर्ट कमेंट कर दें, 8 फरवरी की जो तहरीक है, इससे पहले आपको लगता है कि कोई डेवलपमेंट हो जाएगी जिस तरह की ये बातें चल रही हैं, या चांसेस हैं एटलीस्ट इस डेवलपमेंट के? देखिए, ये पीटीआई का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। 8 फरवरी ठीक है। पीटीआई का नहीं, पूरी अपोजिशन का इम्तिहान है। अगर ये 8 फरवरी में अवाम को निकालने में कामयाब हो गए और एक इन्होंने पहिया जाम हड़ताल को कामयाब कर दिया पूरे पाकिस्तान में, और ये उस तासुर को बनाने में भी कामयाब हो गए कि हमारी ये कैपेसिटी है कि हम पाकिस्तान को बंद कर सकते हैं, तो फिर पत्ता इमरान खान के हाथ में आ जाए। फिर एक मरतबा फिर ये अपोजिशन को या हुकूमत को, सॉरी, एक मरतबा फिर ये हुकूमत को या एस्टेब्लिशमेंट को जोर लगाने के काबिल हो जाएंगे। देखिए, अपोजिशन ने करना क्या होता है, ये कोई बंदूक के साथ लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, या पाकिस्तान को फतह नहीं करना किसी ने। ये ऐसा नहीं है कि गलियों मोहल्लों में कोई जंग लग जाएगी। ये होता यह है कि आप अवामी ताकत से इतना दबाव बढ़ाते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है वो टेबल पे आके बैठ जाए, और वो मजबूर हो जाए कि ठीक है, जो जायज बातें हैं वो तस्लीम कर दें। ठीक। बस इतना सा होता है ये। जो जो फॉर्मूला है वो बड़ा सादा है। वो सुहेल अफरीदी ने और मरियम नवाज ने माजी में बयान किया हुआ है कि मुज़ामत होगी तो मफामत होगी। तो ये तरीका यही होता है कि जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, कोई बंदूक और गोलियां तो इन्होंने चलानी नहीं है, पॉलिटिकल लोग मार खा ही सकते हैं, मार तो नहीं सकते। वो बड़ी मतलब तादाद में निकले वो तो मार भी कौन नहीं है? पड़ती वो लोग। आप सर, आप राब्ते में भी रहते हैं लोगों से और थोड़ा सा ऑब्जर्व भी करते हैं, अच्छा, सोशल मीडिया के ऊपर भी आम आवाम में करंट है वो दोबारा निकलने का? देखिए, आप पाकिस्तानियों को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तानी, ये मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी इस निज़ाम के खिलाफ है। ये फैसला उन्होंने 24 तारीख को, 2024 में 8 फरवरी को दिया भी है। ये तो आप और मैं सब जानते हैं कि वो इस निज़ाम के खिलाफ हैं, वो इमरान खान के हमायती हैं। लेकिन वो बाहर आके सड़कों पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आज भी पीटीआई को अगर थोड़ा सा उनको फ्री हैंड मिले तो वो बहुत बड़े बड़े इज्तिमा कर सकते हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हाँ, उनकी ये कैपेसिटी है। लेकिन मुल्क गिर तहरीक जिस नौयत की अभी दरकार है, वो चला पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, ये 8 फरवरी को हमें पता चलेगा।